हाय गाइस, आज iPhone 16 Pro Max का रिव्यू में बताने वाला हूँ। देखो, जब से फोन लॉन्च हुआ है अराउंड 3 महीने मैंने इस फोन को यूज करा है, ऑन एंड ऑफ यूज किया है और इन 3 महीनों में बहुत कुछ हो चुका है। इस फोन में जो है इतने सारे नए अपडेट्स आ चुके हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम थी जो धीरे धीरे फिक्स हुई है, नए नए फीचर्स आए हैं और सबसे बड़ी बात, लास्ट ईयर मैंने इसको फोन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था और अब क्योंकि OnePlus 13 आ चुका है, 25 सीरीज आ चुकी है और कितने नए नए एंड्रॉइड फोन आ चुके हैं, इस फोन की पोजीशन अब बेस्ट नहीं रही है, बहुत चेंज हो गई है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आप लोग को नया पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ iPhone 16 Pro Max के बारे में, इसको अच्छे लंबे समय यूज करने के बाद ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। यार, पिछले 8 साल से मैंने जो है फोन रिव्यू करे हैं और आईफोन की जब भी बात आती है ना, मुझे इतना पता है जिसको आईफोन खरीदना है ना वो आईफोन ही खरीदेगा। बट स्टिल मेरा काम है कि यार किसी भी फोन में जो भी चीज अच्छी है उसको अच्छा बताना, जो भी चीज बुरी है वो बुरा बताना। तो अगर इसी नोट पे मैं iPhone 16 Pro Max की डिजाइन की बात करूं, क्योंकि मेरा काम ही जो है हर साल फोन रिव्यू करना है नए नए आईफोन्स को, तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप iPhone 15 से आ रहे हो, 14 से भी आ रहे हो, तो डिजाइन में देखने में कोई आपको बहुत क्रेजी चेंज नहीं मिलने वाला। मुझे भी सेम फीलिंग थी, बोरिंग फीलिंग थी। बट सेम टाइम पे ये भी सच है कि यार एप्पल जो प्रीमियम मटेरियल यूज करता है ना, तो हाँ भाई लगता है कि 1,45,000 रुपीज अगर स्पेंड की है तो फोन भाई मेरे पास प्रीमियम है। और सबसे बड़े पॉइंट की बात करूं तो एप्पल ने इस साल कैमरा कंट्रोल बटन ऐड किया एंड आई एम 100% श्योर, अभी तक आपने बहुत सारे रिव्यूज में सुन लिया होगा कि भाई कैमरा कंट्रोल बटन ज्यादा यूज नहीं आता, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे लगा एप्पल ने इतना बड़ा मूव लिया है कि भाई सीधा एक कैमरा कंट्रोल बटन ही ऐड कर दिया, कुछ सोच समझ के करा होगा। तो मैंने पता क्या किया, लॉक स्क्रीन में से जैसे कैमरा हम प्रेस करके ओपन कर लेते ना कैमरा ऐप को, मैंने यहाँ से लॉक स्क्रीन से हटा ही दिया कैमरे को। मैंने लिटरली अपने आप को फोर्स किया कि मैं हर बार कैमरा इस कैमरा कंट्रोल बटन से ही ऑन करने वाला हूँ और काफी हद तक कैमरा ऐप मैंने सच में इससे ओपन भी करी। बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो एटलीस्ट मैंने फेस करी है, कि जब भी मैंने कैमरा कंट्रोल बटन से फोटो खींचने की कोशिश करी है ना, वो ज्यादातर फोटो शेकी आ जाती है। देखो, मुझे लगा हो सकता है कि मैं ही जो हूँ कैमरा कंट्रोल बटन ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने अपनी पूरी टीम को बोला, भाई आप सब पिक्चर क्लिक करो इस कैमरा कंट्रोल बटन से, और सब जब भी फोटो खींच रहे थे ना, हल्का सा शेक आ रहा था। तो मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूँ भाई कि कैमरा कंट्रोल बटन को प्रेस करने में एफर्ट लगता है, उस वजह से मूवमेंट आती है फोन में और शेकी फोटो आती है। और बेटर तरीके समझो, जो पावर बटन है वो थोड़ा उठा हुआ है जबकि कैमरा कंट्रोल बटन एकदम फ्लैट है, तो एफर्ट तो ज्यादा लगेगा ना। तो आई थिंक इतनी अच्छी इंप्लीमेंटेशन नहीं थी एप्पल की तरफ से। बाकी डिजाइन की और जनरल बातें बताऊं तो जो प्रो मैक्स वेरिएंट होता है ना, वो बहुत बड़े फोन की कैटेगरी में आता है, तो थोड़ा टाइम लगता है इतने बड़े साइज के फोन से यूज टू होने में। मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए अगर कोई भी चैट वगैरह करनी होती है ना, तो अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस तो होता है, और अगर कोई केस भी लगा ले तो यार फोन और हैवी भी हो जाता है और थोड़ा और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट फिर केस लगाना भी बहुत जरूरी है। देखो, मैंने इस रिव्यू के लिए इस फोन पे कोई केस नहीं लगाया था, देखने के लिए कि ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो कैमरे पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके फ्रेम पे ना छोटे छोटे स्क्रैचेस आ गए हैं और व्हाइट कलर के स्क्रैचेस होते हैं, और ब्लैक कलर का फोन है ना तो थोड़े ज्यादा दिखते हैं। इनफैक्ट डिस्प्ले पे स्क्रैचेस भी बहुत ज्यादा है, तो लाइक स्क्रीन गार्ड और कवर दोनों बहुत नेसेसरी है आईफोन्स के लिए। और इतने सारे अलग अलग फोन टेस्ट में करता हूँ यार, मुझे आईफोन की स्पीकर्स की ट्यूनिंग बहुत पसंद है। मतलब इन 3 महीने में ना मैंने बहुत कंटेंट देखा इस फोन पे, पॉडकास्ट सुने हैं, गाने सुने हैं, और मेरे हिसाब से बेस्ट बेस और बेस्ट साउंड ट्यूनिंग मुझे आईफोन की लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही दिन पहले मैंने स्क्विड गेम सीजन 2 देखना स्टार्ट किया है, और ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जिनके स्पीकर्स पे भी मैं अच्छे से कंटेंट देख पाता हूँ। और मेरे हिसाब से इस फोन का डिस्प्ले डिपार्टमेंट है जहां पर आपको लगेगा कि यार मैंने 1,45,000 रुपीज अगर खर्च करे ना, तो मुझे पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब इन 3 महीनों में मैंने इस फोन को इंडोर यूज किया, आउटडोर यूज किया, एक भी जगह पे मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि विजिबिलिटी इशू है। डायरेक्ट सनलाइट में मैंने चैट भी करी है, नेविगेशन भी देखी है, बिल्कुल सॉर्टेड रहता है। और जैसे कि मैंने बताया, मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट देखा है, तो वहां पर भी कोई कलर्स की ट्यूनिंग में कोई कमी नहीं लगती है, अच्छा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ही रहता है। बट अगर स्पेसिफिकली बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो यार सुपर इंप्रेसिव की कैटेगरी में आएगा। मतलब इन 3 महीने की यूसेज में, जो कि ऑन एंड ऑफ थी, मेरे को हर बार फैंटास्टिक बैटरी बैकअप मिला इस फोन के अंदर। और अगर स्क्रीन ऑन टाइम बताऊं तो 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन
ऑन टाइम मिलना एक फोन में फैंटास्टिक माना जाता है। और कभी कभी तो इस फोन ने मेरे को 9 घंटे से भी ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। तो यार ये जो रिलायबिलिटी है बैटरी बैकअप की, ये तो अनबीटेबल है। और मैं जितने भी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये कोई लाइट यूसेज नहीं थी, हैवी यूसेज की है मैंने फोन की, तब ये बैटरी बैकअप मिला है। बट इसी का उल्टा जो चार्जिंग स्पीड है यार, वो इस फोन की अच्छी नहीं है। आई मीन 0 से 80% ये फोन 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, जो कि पुराने वाले आईफोन्स के मुकाबले फिर भी ठीक है। बट 80% से 100% चार्ज होने में इस फोन को और 45 मिनट्स लगते हैं। अब पता नहीं कि एप्पल कब डिसाइड करेगा कि इसमें और ज्यादा फास्ट चार्जिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर एंड्रॉइड वर्ल्ड में कंपेयर करूं, OnePlus 13 आया है, उसमें बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई है इस फोन से, वो 40 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाता है। अब पिछले 2 साल से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हाई टाइम है कि एप्पल ज्यादा फास्ट चार्जिंग दे अपने फोन को। एक बहुत फैंटास्टिक रेफरेंस बताता हूँ मैं आपको। मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने इस iPhone 16 Pro Max की बैटरी लाइफ कंपेयर की थी बाकी एंड्रॉइड फोन से। अब उस बैटरी टेस्ट में iPhone 16 Pro Max फर्स्ट आया था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेकंड जो है Pixel 9 Pro XL आया था। और एंड्रॉइड वर्ल्ड में Pixel 9 Pro XL की जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत कम मानी जाती है। बट गेस व्हाट, पिक्सल का भी 0 से 100% चार्ज होने का जो टाइम है वो कम है अगर मैं आईफोन से कंपेयर करूं तो अब सच में कंसर्निंग हो चुका है कि एप्पल चार्जिंग की स्पीड कब बढ़ाएगा। देखते हैं भाई। बट चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस बताऊं तो इन 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ है भाई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। देखो, पहली बात, जो ये लेटेस्ट iOS 18 आई है, सच में बहुत बड़े बड़े चेंजेस के साथ आई है। और बड़े बड़े चेंजेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार एप्पल ने सच में कंट्रोल दिया है यूजर को कि अपने अकॉर्डिंग होम स्क्रीन सेट कर लो, कंट्रोल सेंटर सेट कर लो, जो कि मैंने भी जो है 1-2 घंटे लगा के अपने अकॉर्डिंग पूरी होम स्क्रीन बनाई, कंट्रोल सेंटर बनाया, बहुत अच्छा लगा। और इन कस्टमाइजेशन के साथ साथ जो पहले से आईफोन का फायदा था, इकोसिस्टम, वो तो मिलता ही है भाई। बड़ी चीज बताता हूँ, आई एम श्योर भाई आप में से बहुत सारे लोग iPhone 16 Pro या फिर 16 Pro Max यूज कर रहे होंगे। बट बहुत वियर्ड चीज बताता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि एप्पल ने कोई फोन लॉन्च करा और फोन लॉन्च होने के 3 महीने तक भी बग्स देखने को मिले। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग iPhone 16 सीरीज यूज कर रहे होंगे और बहुत सारे अलग अलग बग्स फेस करे होंगे। बट अब अच्छी बात यह है कि जब से लास्ट अपडेट आया है, बहुत हद तक बग्स फिक्स हो चुके हैं। बट इन 3 महीनों में कितनी बार मैंने फेस करा है कि मैं कोई ऐप यूज कर रहा हूँ, सडनली वो ऐप चलना बंद हो गई है, मैं स्क्रीन पर टच करे जा रहा हूँ और रिस्पॉन्ड ही नहीं कुछ कर रहा, फिर ऐप बंद करके वापस स्टार्ट करनी पड़ती थी। बट आई रिपीट कि अब ये होना बहुत कम हो गया है। और भी बहुत कुछ हुआ है कि अगर मैं कोई ऐप में कुछ भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो रिफ्रेश रेट बहुत कम हो जाता था, लाइक 30 हर्ट्ज के अराउंड, फिर जो है लॉक अनलॉक करना पड़ता था फोन। बस एक चीज मेरे समझ नहीं आई कि अगर एप्पल ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि भाई अपनी पसंद से होम स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई भी आइकन लगा लो, तो काफी बार ऐसा होता है कि मैं उसको रीअरेंज कर रहा होता हूँ और वो कहीं पे भी चला जाता है, आईफोन अपने हिसाब से रीअरेंज करने लगता है। ये सेम चीज कंट्रोल सेंटर के वाली कस्टमाइजेशन में भी होती है। बट ठीक है, पहली बार एप्पल इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो प्रॉब्लम तो आनी थी। बट अपडेट्स के साथ एक और चीज आनी थी, एप्पल इंटेलिजेंस, जिसको लॉन्च इवेंट पे कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर दिया था। और अजीब बात ये है कि ये फोन सितंबर के अराउंड लॉन्च हुआ है और iPhone 16 Pro Max के हर एक एड पे लिखा हुआ है बिल्ड फॉर एप्पल इंटेलिजेंस। और फनी बात ये है कि अभी तक सारे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स आए नहीं है, और अगर और नेक्स्ट 2 महीने तक नहीं आते तो मतलब 6 महीने हो जाएंगे फोन को लॉन्च हुए और सारे फीचर्स नहीं आएंगे। और वैसे भी AI फीचर्स की बात करूं तो मैंने उनको यूज करा है जितने भी आए हैं, और वो भी कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि Siri की बात करूं तो उसमें एनिमेशन नहीं आए हैं, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सेज नहीं आए हैं, बट स्टिल वो पुराने वाले Siri की तरह काम कर रहा है। जैसे कि मैंने Siri को बोला कि एक मैसेज भेजो WhatsApp पे एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को, Siri रिप्लाई में पता क्या बोलता है कि वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट WhatsApp पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि मेरी उससे बात चल रही है। और अगर मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड Siri से पूछूं ना तो वो सीधा कहता है कि हमें चैट जीपीटी का यूज लेना पड़ेगा और उसकी परमिशन लेने लगता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं Siri से टाइप करके क्वेश्चन पूछता हूँ, अब Siri का रिप्लाई आया है कि हमें चैट जीपीटी की नीड पड़ेगी, अलाउ कर दो मुझे, अलाउ कर देते हैं। आपको लगता है कि इतने मल्टीपल स्टेप अगर करने पड़े तो सीधा चैट जीपीटी में जाके पूछ लूं क्वेश्चन, या फिर सीधा गूगल कर लूं, जेमिनी से पूछ लूं? तो अभी तक तो मुझे Siri और चैट जीपीटी का जो कोलैबोरेशन है वो कुछ ठीक लगा नहीं है। और ऐसे ही एक और फीचर आया था कि जहां पर नोटिफिकेशन को समराइज करना था, लेकिन इस फीचर को लेकर भी ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई और एप्पल अब इस फीचर को स्टॉप करने वाला है। फिर नेक्स्ट फीचर आता है इमेज प्लेग्राउंड, जो कि कार्टूनिश पिक्चर्स बनाता है। ये भी मुझे लाइक ज्यादा यूजफुल नहीं लगा अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से सबसे यूजफुल AI फीचर जो है ना, राइटिंग टूल्स रहा है, जहां पर मैं अपनी स्पेलिंग करेक्ट करा सकता हूँ, ग्रामर करेक्ट हो जाती है, या फिर मैसेज की टोन चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है। बट ये जो राइटिंग टूल्स है ये भी बहुत सारी एप्स में नहीं चल रहा है, जैसे कि WhatsApp मैं बहुत यूज करता हूँ, वहां नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि AI इस फोन का स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फीचर बन चुका है 2025 का। इनफैक्ट एप्पल को खुद पता है कि ये लोग एआई वाले फीचर्स में बहुत पीछे जा चुके हैं। मतलब एक लीक आई थी जहां पर एप्पल का कहना था कि वो 2 साल पीछे चल रहा है कंपटीशन से एआई के मामले में। तो मेरी एडवाइस सिंपल सी रहेगी, अगर आपको एआई यूज करनी है अपने फोन में तो ये फोन राइट चॉइस नहीं रहेगा। तो जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर में बार बार रिपीट किया कि पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं है फोन लॉन्च होने के 3 महीने बाद, या फिर एप्पल की कुछ लीक्स निकल के आई है कि ये 2 साल पीछे चल रहे हैं एआई में। मतलब बहुत कुछ इस फोन के साथ ना पहली बार हुआ है। सेम चीज परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में भी हुई है। आई मीन जब भी आईफोन और एंड्रॉइड वर्ल्ड को कंपेयर करते थे ना, तो आईफोन का प्रोसेसर हमेशा एंड्रॉइड वर्ल्ड से आगे रहता था। 2024 में भी ना एंड्रॉइड फोन्स और आईओएस बिल्कुल क्लोज आ गए थे परफॉर्मेंस में, बट 2025 पहला ऐसा साल होगा जहां पर आईफोन एंड्रॉइड वर्ल्ड से पीछे लग रहा है रॉ परफॉर्मेंस के अंदर। देखो जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, सच में इसमें बेस्ट प्रोसेसर था। मतलब A18 चिपसेट इसके अंदर फैंटास्टिक है। बट सितंबर में फोन लॉन्च हुआ और दिसंबर में हमें जो है स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिल गया, जो कि आज के टाइम पे सारे महंगे एंड्रॉइड फोन्स में यूज हो रहा है। और सरप्राइजिंगली स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर जो है आईफोन के A18 प्रो से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। मतलब गीक बेंच में कभी नहीं होता था कि आईफोन कम स्कोर्स दिखाए एंड्रॉइड से, बट इस बार ये भी हो गया। बट स्टिल आईफोन के पास एक बेनिफिट हमेशा से रहा है कि जितनी भी गेम्स है वो ज्यादातर आईफोन के लिए पहले ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो इस वजह से ज्यादा FPS जो है गेम्स में आईफोन में पहले देखने को मिल जाते हैं। बट आई रिपीट, रॉ परफॉर्मेंस अब एंड्रॉइड में ज्यादा है। मतलब एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, अब इस गेम में कोई FPS की लिमिट नहीं है, अनकैप्ड है। तो इस गेम में OnePlus 13 जैसा एंड्रॉइड फोन जो है 120 FPS ला पा रहा है। तो अब मैं आपको स्लो मोशन में दिखाता हूँ जहां पर आईफोन 16 प्रो मैक्स इतने स्मूथ तरीके से गेम रन नहीं कर पा रहा है, जबकि OnePlus कर पा रहा है। ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं जिससे मैं आपको बता सकूं कि रॉ परफॉर्मेंस पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन की ज्यादा नहीं है, एंड्रॉइड की ज्यादा है। बट ये जितनी भी बातें मैंने बोली है ये तब एप्लीकेबल है जब आप अपने फोन में बहुत ज्यादा हैवी टास्क रन करते हो, जो कि नॉन गेमर्स लोग हैं, जो गेम्स खेलना नहीं चाहते या फिर जो अपने फोन में नॉर्मल प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं। वहां पर आज भी आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है और फोन फैंटास्टिक चलता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कंफर्म कर सकता हूँ, सितंबर से इस फोन को यूज कर रहा हूँ, हीटिंग एज सच है नहीं इस फोन के अंदर। तो हीटिंग भी बहुत सही तरीके से मैनेज करी है एप्पल ने। अब थोड़ी कैमरे के बारे में बातें बताता हूँ। देखो जो 48+48+12 मेगापिक्सल का सेटअप है ना, मैं सिंपली बोलूंगा भाई, रिलायबिलिटी आईफोन का फोकस होता है और वो ये फोन डिलीवर कर पाता है। रिलायबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि मैंने जेब से फोन निकाला और मैं एक इंपॉर्टेंट सीन कैप्चर कर रहा हूँ, वो सीन खराब तरीके से कैप्चर ना हो कभी भी। ये चीज आईफोन में बहुत अच्छी है कि कभी भी ना आपका मूवमेंट खराब नहीं करेगा। 100% आईफोन एवरी टाइम आपको यूजेबल फोटो खींच के देगा। और बहुत सारे टेक्निकल रीजन है, मतलब शटर स्पीड ज्यादा है तो पेट की फोटो खींचोगे तो स्टेबल आ जाएगी, और ह्यूमन शॉट्स कैप्चर कर रहे हो तो बहुत नेचुरल स्किन टोन लाने की कोशिश करता है, या फिर इन जनरल कलर्स भी जो है नेचुरल रहते हैं। और 5x पे अगर पोर्ट्रेट कोई कैप्चर कर रहा है तो बहुत ड्रामेटिक शॉट आ जाता है। तो इन 3 महीने में मेरे को बहुत रिलायबल कैमरा लगा है। बट ऑब्वियसली कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमियां हैं, जैसे कि फोटो में जितने भी डार्कर एरियाज होंगे ना उनको ब्राइट करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से ना फोटो में एक नेचुरल कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। और जो 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है ना, उससे अगर कभी लो लाइट में फोटो खींची तो हो सकता है डिटेल कम आए, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड फोटो खींची जैसे कि ट्री की, वहां पर डिटेल कम आ सकती है। अब ये सारी कमियां भी मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि जो बाकी एंड्रॉइड फोन्स है ना आज के टाइम पे, OnePlus 13 या फिर Vivo X200 Pro या फिर Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स, वो बहुत बेटर फोटोज ले आते हैं क्योंकि उनका हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। एप्पल इतना ज्यादा कैमरा सेंसर या फिर लेंसेज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और अगर एप्पल ने भी बेटर हार्डवेयर डाल दिया कैमरे का तो सच में गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग तो बहुत अच्छी है इनकी। और हाँ, एक तारीफ जरूर करूंगा, जो ये नए फोटोग्राफिक स्टाइल आया है ना, सच में फोटो को बहुत ड्रामेटिक बना देते हैं, एकदम डिफरेंट कलर्स ले आते हैं। तो इन 3 महीने में फोटो एडिटिंग के लिए मैंने बहुत यूज करे। खैर आईफोन की वीडियो की तो सिर्फ तारीफ ही है यार। मतलब आज तक एंड्रॉइड जो है कैचअप ही नहीं कर पाया वीडियो क्वालिटी में। मतलब जिस तरीके की एक्यूरेसी वीडियोज में आईफोन लेकर आता है, एंड्रॉइड वो नहीं कर सकता। तो अगर आपको वीडियो ज्यादा शूट करनी है तो आईफोन से बेटर ऑप्शन है ही नहीं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इतना समय हो चुका है फोन को, मैं एग्जैक्टली मैं अब क्या सोचता हूँ इस फोन के बारे में। देखो जब 2024 सितंबर में फोन लॉन्च हुआ था ना, नो डाउट ये बहुत फैंटास्टिक फोन था। इनफैक्ट मैंने इसको अवार्ड भी दिया था, ये मेरा फोन ऑफ द ईयर था, क्योंकि जितनी भी बेसिक चीजें होती है फोन की, जैसे कि बैटरी बैकअप, कैमरा, डिस्प्ले, डिजाइन, सब कुछ अगर देखा जाए तो उस टाइम पे इन सब चीजों में फोन सबसे रिलायबल था। बट जब से आईफोन लॉन्च हुआ है, अभी रिसेंट टाइम
टाइम्स में सच में एंड्रॉइड वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल गए यार। बैटरी टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी देखने को मिल गई। स्नैपड्रैगन 8 एलीट ने लिटरली आईफोन के प्रोसेसर को बीट कर दिया। वीवो जैसे ब्रांड ने फोटोज की जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल लाके दिखा दी है। ऑनेस्टली अगर आपको एप्पल खरीदना है तो मैं भी आपको यही फोन रिकमेंड करूंगा, ये एप्पल की तरफ से बेस्ट चीज है। बट सेम टाइम पे मेरा काम है ये कि आप लोग को बताना कि आप 1,45,000 रुपीज अगर स्पेंड कर रहे हो तो बाकी ऑप्शन या फिर बाकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है सबसे एक्सपेंसिव चीज खरीदे तो सबसे ज्यादा हाई एंड होगी, वो सबसे ज्यादा उसके अंदर फीचर्स होंगे। बट इस साल ऐसा नहीं है। बस इस चीज को माइंड में रख के आप ये फोन खरीदना, तब आप सच में इस फोन के साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगे। तो खैर ये था मेरा ओपिनियन आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।